हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है RKC EDU हब। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अजीत, धनंजय, तपस्या, देवेंद्र कुमार, आसमा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए फटाफट से सब लोग आ जाइए, जल्दी जल्दी से आ जाइए और जल्दी जल्दी से अपने लाइक्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी जो है वो मेरे तक पहुंचा दीजिए। गुड इवनिंग आलोक, संध्या, राज चौरसिया, अजीत कुमार सिंह, गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। निशु, प्रिया, मनीष कुमार, गौतम, गुड इवनिंग। चलिए ओके, स्टार्ट करें सेशन। हाँ गौतम, पब्लिकेशन नहीं है डियर गौतम, ये चैनल है RKC EDU हब। ओके सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोलने की हैबिट हो गई है आप लोगों को। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से सबको लेकर आइए। ओके चलिए जल्दी से सब लोग आ जाइए, फटाफट से आ जाइए ताकि हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। ओके चलिए, तो जब तक सारे लोग आते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये मेरा चैनल है RKC EDU हब। मेरे जो भी क्लासेस होंगे, मेरे जो भी बैचेस आएंगे, और अब मेरे साइंस स्पेशल का बैच आप सबको पता है आ रहा है, तो जो भी होगा, जो भी गतिविधि होगी मेरी इसी चैनल पे होगी, है ना। RKC EDU हब ऐप। ओके सो आप सब RKC EDU हब जो है वो डाउनलोड करेंगे, राइट। आप सब ये डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके यस। कौन सी ऐप पर? शिवानी, शिवांगी बेटा रोज क्लास होती है, आप कहाँ रहते हो? है ना, KD लाइफ पे पूरी बैच खत्म हो गई है शिवांगी, है ना। कहाँ रहते हो? रोज सुबह 10 बजे क्लास हो रही है, कल उसकी लास्ट क्लास है। इतने दिनों से रोज क्लास लेती आ रही हूँ, कहाँ रहते हो आप? चलिए, आसमा को बुक मिल गई है और उनको बुक बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच आसमा, गॉड ब्लेस यू। यस चलिए, अजीत वही करा रही हूँ, थ्योरी MCQ सारी चीजें करा रही हूँ, ठीक। पर अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। ओके चलिए, राइट। इसके बाद ये मेरी बायोलॉजी की क्लास नोट्स की बुक है, ठीक, जो आपको मेरे पब्लिकेशन से मिल जाएगी। दिक्कत आपको आ रही है परचेस करने में, तो ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, जो अभी मेरे स्टाफ के पास होता है, राइट। जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो वो आपको गाइड कर देंगी, ठीक। तो ये उनका नंबर है 7351572127। इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके बुक और कोर्स से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हाँ ठीक है मनीष, मैं एक बार ये आपको टेक्निकल टीम, अपने टेक्निकल टीम से कंफर्म करके बताती हूँ कि वीडियो का डाउनलोड ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, मनीष, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट बेटा कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं हाँ बोल दूं और फिर ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको सब्सक्राइब करना है चैनल, और ये पब्लिकेशन है। कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे दे रही हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब पे आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे किस आईडी से? GS आकृति। सेम आईडी आप टाइप करेंगे GS आकृति, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, सबसे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो डार्क आ रहा है ना, मेरे सामने भी दिख रहा है, मुझे लग रहा है कुछ है कैमरा की सेटिंग जो थोड़ी सी ये हो गई, जिसकी वजह से वीडियो काफी मुझे डार्क नजर आ रहा है अपने सामने। चलिए, इसको सही करवाने की जरूरत है। ओके स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम मेरा यूट्यूब का यही रहेगा। कल मैं लाइव आई भी थी फेसबुक में, मैंने आपको बता दिया था कि मेरे फैमिली में जो है एक डेथ हो गई थी। मेरे जो ताऊ जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से मैं अभी क्लासेस नहीं ले पाई थी आपकी यूट्यूब पे। ओके चलिए, सो स्टार्ट कर रहे हैं। आज से 12 बजे हमारा टाइम रहेगा, ठीक है। चलिए, सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हैं चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं। आप अगर इस चैप्टर को और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, मैं इसको कैसे पढ़ा रही हूँ, किस बुक से ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, ये भी आपको बता दूं। NCERT केमिस्ट्री की आप साइंस की किताब लेंगे, है ना, उसमें ये चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बिल्कुल उसके बेसिक से ओरिएंटेड रख के पढ़ा रही हूँ, और आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कितने बेसिक सवाल, बहुत बार बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और वो आपके कैसे IAS और स्टेट PCS, अलग अलग स्टेट PCS में ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे चले हम लोग, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको लेके आइए ताकि क्लास हमारी चलती रहे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नहीं, आफ्टरनून, इवनिंग की हैबिट हो गई। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए भाई, तो स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाना फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की।
फिजिकल चेंज यानी कोई भी भौतिक बदलाव। सबसे पहले तो बात करते हैं चेंज क्या होता है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि चेंज क्या होता है, बदलाव क्या होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि किसी का नेचर बदल गया, किसी का स्वभाव बदल गया। ठीक है, सो अब यही बात किस पे है, केमिस्ट्री में बात हो रही है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। तो चेंज का क्या मतलब है, किसी भी तरीके का कोई बदलाव। अब वो बदलाव फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, यानी वो बदलाव जो है भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है। तो क्या फर्क है दोनों में। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, भौतिक गुणों की बात करूं, तो क्या होते हैं भौतिक गुण। आप किसी को भी देखते हैं तो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी लंबाई है ना, उसका मोटापा है ना, उसका साइज, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन। तो सेम चीज यहां पर है, यहां पर भी सेम चीज है। कोई भी फिजिकल चेंज होना, कोई भी भौतिक परिवर्तन होने का यह मतलब है कि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके भौतिक गुणों में बदलाव हो रहा है। यानी हो सकता है साइज बदल रहा है, आकार बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है ना, शेप बदल रहा है, आकार बदल रहा है। तो ये सब जो भी फिजिकल गुण हैं, जो भी भौतिक गुण हैं, अगर उनमें बदलाव आ रहा है तो वो चेंज कैसा है, वो चेंज है फिजिकल चेंज यानी भौतिक बदलाव। ठीक है, सो उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज यानी भौतिक बदलाव। जैसे कि अगर आप आइस को मेल्ट करते हैं, है ना, आपने फ्रिज में बर्फ रखा, थोड़ी देर के लिए बिजली चली गई, तो वो बर्फ क्या होगा, वो बर्फ पिघल जाएगा। तो आइस का पिघल जाना ये क्या है, भौतिक बदलाव है। क्या आप उसको दोबारा जमा सकते हैं, बिल्कुल। लाइट आ जाएगी, फ्रिज को ऑन कर दो, वो जो बर्फ गला था वो वापस से जम जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज की एक खास बात क्या है कि फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती, सिर्फ बदलाव होता है, कोई नई चीज नहीं बदलती। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिजिकल चेंज की कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस मैंने आपको बता दिया, है ना, बर्फ का पिघल जाना। जब आप पानी में नमक को घोलते हो तो वो भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। उसमें भी कोई नई सब्सटेंस नहीं बनी, कोई नया चीज नहीं बना। ऐसा नहीं हुआ कि ए और बी मिलाकर कोई नई नवेली सी चीज बन गई, ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता आपके फिजिकल चेंज में यानी भौतिक बदलाव में। ठीक है, जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, राइट, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, जब हम रासायनिक बदलाव की बात करते हैं, तो केमिकल चेंज का क्या मतलब है। केमिकल चेंज का मतलब है कि यहां पर नई चीज बनेगी, यहां पर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, यहां पर नई चीज बनती है, नया पदार्थ यहां पर बनता है। किसी चीज का जलना, हमेशा याद रखिएगा, बर्निंग ऑलवेज इज अ केमिकल चेंज। किसी भी चीज का जलना जो है ना, वो एक केमिकल चेंज है, वो एक रासायनिक बदलाव है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। आप अगर किसी चीज को जला देते हो तो आप उसको उसकी पहली अवस्था में वापस नहीं ला पाते, है ना। फिजिकल चेंज टेम्पररी होता है, केमिकल चेंज परमानेंट होता है। अगर मैं एक वुड यानी लकड़ी के टुकड़े को जला दूं तो वापस से मुझे उससे लकड़ी नहीं मिल सकती। ठीक, अगर मैं सब्जी पका देती हूं तो क्या वापस से कच्ची सब्जी मिल सकती है मुझे, नहीं मिल सकती है। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी इसमें जो है न्यू सब्सटेंस जो है वो बनता है। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, मैं यहाँ पे अपने सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें। मैं कहाँ पढ़ाती हूँ नहीं पढ़ाती हूँ ये चीजें सेकेंडरी हैं, है ना, क्योंकि मैं शुरू से मैं उन टीचर्स में रही हूँ जो यूट्यूब पे आकर बकवास कम करना पसंद करते हैं और पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, मैं कभी भी ऐसा कोई भी सेशन नहीं लेके आती कि जहाँ पे सिर्फ मैं
बकवास कर रही हूँ और कोई भी आपको काम की बात नहीं बता रही हूँ, है ना। तो इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स का टाइम बहुत कीमती है। तो मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ा रही हूँ, इससे आपको मतलब आई डोंट थिंक होना चाहिए। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ ना, आप पढ़िए मेरे से, ठीक है, अजीत कुमार सिंह। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ, हर सेशन में कोई ना कोई यही सवाल लेकर आता है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सवाल की जरूरत क्या है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, राइट, आपका काम मेरे से पढ़ना है, शिक्षा लेना है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है पढ़िए, किसी और का समझ में आता है आप वहां पर जाके पढ़िए, बेशक आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। बट ये किसी का, ये किसी चीज, ये किसी भी टीचर का उसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है कि वो कहाँ पढ़ाता है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है ना। इस पर सवाल उठाना या सवाल, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जरूरत है अपना या मेरा टाइम बर्बाद करने की, अजीत जी, ठीक है। और आपके अलावा जितने भी लोग ये सवाल पूछते हैं, मेरा ये जवाब उन सबको है, ठीक है। दूसरी बात मैंने कल भी आपको क्लियर की थी कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, बेशक ये शुरुआत है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरा मंच है और ये प्लेटफॉर्म मेरी पहचान है और इसको आगे बढ़ाना है ताकि मैं अपने पापा का नाम और आगे बढ़ा सकूं। और कहीं से पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई होप अब आपको मैंने ये जवाब दे दिया है और अब आप बीच में जब क्लास चल रही हो तो मेरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स को बहुत वेट रहता है मेरे सेशंस का। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सीरियसली जुड़े हुए हैं। मैं जब भी आती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ और काम की बात ही करने की कोशिश करती हूँ, है ना। बकवास करना मेरी आदत नहीं है। अगर बकवास कर रही होती ना तो अभी मैं भी बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गई होती, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे तो ट्रेंड ही यही है कि बकवास करो और व्यूज ले जाओ, है ना। पढ़ाना जो है, पढ़ाने को तो लोग तवज्जो देते ही नहीं है, इसलिए एजुकेशनल चैनल का बहुत बुरा हाल है, ठीक। चलिए, इसलिए ना बकवास करिए, ना बकवास पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए। सो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स, केमिकल चेंज हमेशा याद रखना, किसी भी चीज की जब बर्निंग होगी ना तो वो हमेशा क्या है, वो एक केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। कोई भी चीज जब जलती है तो वो एक केमिकल चेंज है, ठीक। दही जब आप जमा देते हो, ठीक है, दही जमा देते हो तो क्या दही से वापस आपको दूध मिल सकता है? क्या आपको दही से वापस दूध मिल सकता है? नहीं मिल सकता, है ना, नहीं मिल सकता। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया, है ना, ये एक तरीके का केमिकल चेंज हो गया, ठीक। सो ये बात है फिजिकल एंड केमिकल चेंज की, बहुत बेसिक सी। अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद, पहले जब ये मैं चैप्टर पढ़ा दूंगी, है ना, तो क्या होगा, कुछ आपको मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, है ना, कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। और जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि बहुत बेसिक सी बातें हैं लेकिन आपको ये सवाल पूछे जाते हैं। चलिए, बुक डिलीवरी के लिए प्लीज मेरे नंबर पे कॉल करें, है ना। मैं कुरियर का आपको कुरियर का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, है ना, टीचर हूँ बेटा। तो जिसको भी दिक्कत है बुक से रिगार्डिंग, आप प्लीज नंबर पर कॉल करिए और उसकी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। चलिए, फिजिकल एंड केमिकल चेंज की बात हो गई, ठीक है। मेल्टिंग होना, किसी चीज का गलना, आइसक्रीम गलेगा तो आप दोबारा से इसको क्या कर सकते हो, दोबारा से इसको जमा सकते हो। शेडिंग होना, जब आप चीजें काटते हो तो सिर्फ उसके क्या हो रहा है, सिर्फ उसके शेप में चेंज हो रहा है, कोई नई चीज तो नहीं बन रही ना। सब्जी जब आप काट रहे हो तो क्या कोई नई चीज उत्पन्न हो जा रही है? ऐसा हो रहा है कि आलू काट रहे हो तो उससे प्याज बन जा रहा है? ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। उबलना, किसी चीज का उबलना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज, है ना। किसी चीज को कूटना, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ये सब फिजिकल चेंज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक बदलाव, राइट। तो केमिकल चेंज क्या है, जो केमिकल चेंज का मतलब क्या है कि जिसमें नया सब्सटेंस, नया पदार्थ बन रहा है, ठीक। जलना, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको ऑप्शन में बर्निंग आए तो समझ जाइएगा वो एक केमिकल चेंज है, वो एक रासायनिक बदलाव है। फल का सड़ जाना, रॉटिंग यानी फल का सड़ जाना, क्या सड़े हुए फल को वापस से आप बना सकते हो नए फल में? नहीं। रस्टिंग, जंग लग जाना, है ना, रस्टिंग पे अब हम पढ़ेंगे। रस्टिंग पे कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। रस्ट लग जाना यानी जंग लग जाना, राइट। तो रस्टिंग जो है, रस्टिंग जो है वो क्या होगा, वो एक फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, केमिकल चेंज होगा, सॉरी। डाइजेशन, डाइजेशन यानी पाचन होना, पचे हुए खाने से वापस खाना तो नहीं मिल सकता, है ना, केमिकल चेंज है। आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे, जो जहां पे भी केमिकल रिएक्शंस है ना, जहां पर भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, वो सारे एक केमिकल चेंज है,
ठीक है, वो सारे केमिकल चेंज है। मैं चाहूंगी कि अभी आप सब इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, इसका सब लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे सारे लोग। हम्म, यस, हो गया, आगे चले, चलिए, कोई बात नहीं जूही। देखिए ये स्टूडेंट्स है मेरे जो 5 मिनट भी लेट आते तो उनको लगता है कि वो लेट हो गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम्म, ठीक है, यस, मेटाबॉलिक रिएक्शन। हेमू पटेल, इवेपोरेशन, वाष्पन जो है वो एक फिजिकल चेंज होगा। जो चीज वाटर इवेपोरेट करता है ना, तो वाटर क्लाउड्स में जाके कंडेंस भी होता है, उसका संघनन भी होता है, तो इवेपोरेशन फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, चलिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ये रस्ट हो गया है ना, ये चीज क्या हो गई है, ये रस्ट हो गई है, यहाँ पर जंग लग गया है, राइट। यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल सी आपको चीज नजर आ रही है, आपको डेली लाइफ में भी ये चीज देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं रस्टिंग लगना यानी जंग लग जाना। अब जंग लगने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी नमी के जंग नहीं लग सकता। जहां पर भी जंग लगता है वहां पे दो चीजें चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और नमी भी होनी चाहिए, ये दोनों चीजें होनी चाहिए तभी जंग लग सकता है, ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जंग लगने के। कभी भी सूखी जगह पे कोई चीज, किसी चीज में जंग नहीं लगता। तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि जो नमी होती है, जो है ना, जो नमी होती है जिसको ह्यूमिडिटी कहते हो, जहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जहां पे ज्यादा नम होता है, नमी होती है, वहां पे किसी भी चीज की रस्टिंग यानी जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो और तेजी से होती है, ठीक है। चलिए अभी आपको रस्टिंग के बारे में अगर बताऊं, है ना, इस कार्टून के माध्यम से, ये आयरन है, Fe, ठीक, ये आयरन है। आयरन के ऊपर अटैक हो रहा है दो चीजों का, किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का, है ना, हवा से ऑक्सीजन का, और दूसरा क्या है, दूसरा है वाटर का यानी पानी का, जिसको मैंने कहा कि नमी होनी चाहिए यानी मॉइस्चर होना चाहिए। इन दोनों, इन सब के रिएक्शन से आयरन के ऊपर दो चीजों का अटैक हुआ, दो चीजों का प्रहार हुआ, ऑक्सीजन का और नमी का यानी पानी का, और इससे एक खास चीज उत्पन्न हो रही है जिसको हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसी आयरन ऑक्साइड को रस्ट यानी जंग के नाम से जाना जाता है, इसी आयरन ऑक्साइड को रस्ट यानी जंग के नाम से जाना जाता है। तो जो जंग लगती है वो है क्या, केमिकली आयरन ऑक्साइड, ठीक। अब जब भी लोहे पर, आयरन यानी लोहे पर जंग लगता है तो क्या उसका वजन क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होगा, यहाँ एक नया केमिकल कंपाउंड बन रहा है, आप देख रहे हैं नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे एक नया केमिकल कंपाउंड उत्पन्न हो रहा है, राइट। साथ ही साथ चूंकि ये नया केमिकल कंपाउंड उत्पन्न हो रहा है आयरन के ऊपर, तो लोहे का जो वजन है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। आयरन का जो वेट है, चूंकि जब रस्टिंग होती है तो ये नया तरीके का केमिकल कंपाउंड है, इसीलिए वो बढ़ जाता है, ठीक है। यस मानसी, आज थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू है, मेरे कैमरा में कुछ लगता है ऐसी सेटिंग हुई है जिसको मुझे ठीक कराना होगा, है ना, ब्राइटनेस का इशू लग रहा है मुझे भी, क्योंकि मेरे सामने भी जब ये चल रहा है तो मैं देख पा रही हूँ ब्राइटनेस का इशू है, ठीक है, राइट। तो ये है रस्टिंग यानी जंग लग जाना। बचा कैसे सकते हैं हम लोग रस्टिंग को, पेंट करके, है ना, पेंटिंग, पेंटिंग जो होता है ना, पेंट्स में लेड ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है। जब भी आप पेंट कर रहे हो, जैसे ये लोहा है, इसको आपने पेंट कर दिया, तो पेंट करने से होगा क्या कि इस लोहे के ऊपर एक अलग से आपने कोटिंग लगा दी है, एक अलग से आपने क्या की है, एक अलग से ऊपर परत लगा दी है। किस चीज की परत लगा दी है, किस चीज की परत लगाई है, तो ये परत है लेड ऑक्साइड, पेंट में लेड ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडेशन होगा वो इसका हो जाएगा और लोहा बच जाएगा। तो रस्टिंग से बचने के लिए पहली चीज आप क्या कर सकते हैं, पेंट इस्तेमाल कर सकते, पेंटिंग का इस्तेमाल कर सकते। दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज हो सकती है
गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। गैल्वेनाइजेशन में आप क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन में आपने आयरन लिया, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया, जिंक की कोटिंग लगा दी, जिंक जस्ता जिसको कहते हो, जिंक की कोटिंग लगा दी, ठीक है। अब जब भी जो भी प्रक्रिया होगी, चूंकि उसके ऊपर जिंक है, तो जो भी प्रक्रिया होगी वो जिंक के ऊपर होगी, है ना। जैसे मान लीजिए इसको आपने क्या किया, मेल्टेड जिंक में डुबो दिया और ये बन गया गैल्वेनाइज स्टील। यहाँ पे स्टील लिखा है, मैं आपको आयरन से ही बता रही हूँ, है ना, स्टील में भी ये कर सकते हैं, ठीक है। आपने सुना है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, जंग नहीं लगती, क्योंकि उसमें क्रोमियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती क्योंकि क्रोमियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है स्टील जो है, जो स्टील है उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर जिंक लगा दी गई है ना। इसके वजह से क्या होगा, जो भी प्रक्रिया, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया होगी, वो जिंक को खराब करेगी, है ना, जिंक को खराब करेगी। अंदर वाली परत जो है बिल्कुल मस्त रहेगी, उसको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं, ठीक है, उसको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये फर्क है, क्लियर है? चलिए, हाँ आई नो आज ब्राइटनेस का इशू लग रहा है मुझे भी, क्योंकि अभी जब मैंने क्लास लिया ना, तो मेरे सामने वो क्लास जब चल रही है यूट्यूब की, तो मुझे भी दिख रहा है कि ब्राइटनेस कुछ कम है। मैं इसको आज ही ठीक कराती हूँ, कुछ सेटिंग होगी कैमरा की जो शायद थोड़ा सा ये हो गया है, कोई नहीं, मैं इसको करवाती हूँ। आज के लिए बस कर लीजिए, कल ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को शेयर करते रहिए, अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचाते रहिए, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो हम बनाते हैं, ये भी बता दूं मैं, स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग नहीं लगता, तो उसमें क्या डाला जाता है जंग नहीं लगने के लिए, क्रोमियम, Cr यानी कि क्रोमियम डाला जाता है, क्रोमियम डाला जाता है, ठीक है। चलिए, यस बिल्कुल शशिकांत कुमार, बिल्कुल। चलिए, कुछ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, है ना, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। क्लास 7 की आप एनसीईआरटी खोलेंगे, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, बेसिक चीजें वहां से बताई गई हैं और वहां से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अभी आपको क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, ठीक है। ये एक तरीके का केमिकल चेंज वहां पे दिया हुआ है। उस केमिकल चेंज में उन्होंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप ब्लू विट्रियोल कहते हो या नीला थोथा कहते हो, है ना, नीला थोथा इसी को कहते हो, या ब्लू विट्रियोल, है ना, नीला थोथा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम नीला थोथा किसको कहते हैं, नीला थोथा या ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसमें एक ब्लेड डाल दी है, ठीक है, उन्होंने इसमें एक ब्लेड, देख रहे हो, ये ब्लेड डाल दी है, और ये ब्लेड किसकी है, आयरन की होती है ना। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो ग्रीन कॉपर सल्फेट है, ये जो ग्रीन सॉरी ब्लू कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कॉपर सल्फेट किस में बदल जा रहा है, ये ब्लू कॉपर सल्फेट बदल जा रहा है ग्रीन कलर में, आयरन सल्फेट में, और साथ ही साथ क्या बनेगा, कॉपर, कॉपर, ठीक है। ये कॉपर जो है ये इस ब्लेड के ऊपर जमा हो जाएगा, ये कॉपर जो है वो इस ब्लेड के ऊपर जमा हो जाएगा, जिस वजह से इस ब्लेड का रंग कैसा दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, है ना, इसके ऊपर जमा हो जाएगा, जिसके वजह से जिसका रंग क्या दिखेगा, ब्राउन दिखेगा, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन मिलकर क्या बनाएंगे, फेरस सल्फेट और कॉपर, ठीक, ओके। ये प्रक्रिया भी क्या है, चूंकि इसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी एक केमिकल चेंज हो गया, ये भी एक केमिकल चेंज हो गया। एक और प्रक्रिया दे रखी है यहाँ पे, लाइम वाटर मिल्की बनाने की प्रक्रिया, बट उसके पहले इन्होंने आपको बताया है एक और तरीका, क्या कि विनेगर, है ना, विनेगर जो है आपका, राइट, एसिटिक एसिड, किसके साथ, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है आपका, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आपको पता है इस तरह के सवाल भी एग्जाम्स में आते हैं, है ना, इस तरह के सवाल भी आते हैं कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताइए, ठीक है। आपको जान के हैरानी होगी, बहुत बेसिक सी चीजें हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं, बट ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला बताइए, ठीक है।
तो बेसिक्स आपको हमेशा अपना सही रखना है। आप खोल के देख सकते हैं अपने पास्ट ईयर्स के पेपर, आपको इस तरह के बेसिक सवाल भी मिलेंगे और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। बेकिंग सोडा, ठीक है, इस प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। ठीक, इस प्रक्रिया से और चीजों के साथ क्या उत्पन्न होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे पास कराया जाएगा। यहां से क्या बना, यहां से बना कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको जब लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से द्वारा पास कराया गया तो क्या होगा, देखा जाएगा कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, है ना। क्या देखा जाएगा कि लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। ठीक है, सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट नाम का कंपाउंड बना, साथ में वाटर बना। ये कैल्शियम कार्बोनेट नाम के कंपाउंड के कारण क्या हुआ, लाइम वाटर मिल्की हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, लाइम वाटर को मिल्की दूधिया रंग का बना देगा, दूधिया रंग का बना देता है। सवाल क्या बनता है, यहां से आपको एक प्रक्रिया दे दी जाएगी कि इस प्रक्रिया में एक ऐसी गैस बन रही है ना, एक प्रक्रिया दे दी जाएगी बस ऐसे ही कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ऐसी गैस निकल रही है जो लाइम वाटर को मिल्की बना दे रही है। ठीक है, जो लाइम वाटर को क्या कर रही है, मिल्की बना दे रही है, चूने के पानी को दूधिया बना दे रही है। उस गैस का नाम बताइए। तो गैस का नाम क्या बताएंगे आप, गैस का नाम बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। किसके वजह से मिल्की हो रहा है ना, गैस तो ये है, लेकिन किस वजह से दूधिया दिख रहा है, तो दूधिया दिखने का कारण, मिल्की दिखने का कारण ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसके वजह से मिल्की दिख रहा है, ये बन रहा है, मिल्की दिख रहा है दूध। और ये बन किसके कारण रहा है, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपको छोटे छोटे सवाल हैं जो इस तरह से यहां पर बनते हैं। क्लियर है यहां तक, आगे चले हम लोग। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर अभी जो मैं आपका नेक्स्ट सेशन लूंगी ना, उसमें मैं आपको सोल्यूशन क्या होते हैं, कोलॉइड क्या होते हैं, केमिस्ट्री की जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके बारे में बताऊंगी कि आप कैसे मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है ना, जो बहुत बेसिक सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, हम लोग उसको भी फोकस करके चलेंगे। नेक्स्ट जो केमिस्ट्री की सेशन लूंगी मैं इस पे लेने वाली हूँ। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, आप सबने देखा, आप सबको पता है जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीन होता है ना। जो समुद्र का आपका पानी होता है वो कैसा होता है, वो पानी नमकीन होता है, राइट। क्यों, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा होती है। जब उस पानी का वाष्पन होता है, जब वो इवेपोरेट करता है, तो इस तरह से पीछे बहुत सारा क्या छोड़ देता है, नमक छोड़ देता है, NaCl। ठीक है, बट ये नमक जो होता है ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसको प्यूरिफाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो उस कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से। अजीत को स्क्रीनशॉट लेना है पीछे का, ले लीजिए अजीत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून अजय बेटा, लेट आए हो बहुत, कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे थोड़ी देर में, तब आप समझ लेना जो आप मिस किए हो उसको। चलो आ जाइए यहाँ पे। सो ये क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण क्या तरीका है, क्रिस्टलाइजेशन एक तरीका है चीजों को क्या करने का, प्यूरिफाई करने का, सॉलिड्स को क्या करने का, प्यूरिफाई करने, है ना। सॉलिड में इंप्योरिटी हटा देना और सॉलिड को बिल्कुल क्या कर देने का, प्यूरिफाई कर देने का एक तरीका है जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन भी एक फिजिकल चेंज है, ये भी एक भौतिक बदलाव है क्योंकि इसमें भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। आप इसी को क्या कर रहे हो, इसी को आप प्यूरिफाई कर रहे हो। ठीक है, इसी को आप क्या कर रहे हो, शुद्धिकरण कर रहे हो, इसका एक तरीके से क्रिस्टलीकरण कर रहे हो। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि यहाँ पे भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, नया पदार्थ यहाँ पर भी नहीं बन रहा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये वाली चीज, आगे चले हम लोग। ये स्टेट्स ऑफ मैटर अब 5 होते हैं।
ठीक है, बचपन से हम लोग 3 पढ़ते आए हैं। एक्चुअली में जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कितने हैं? 5 हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर पे भी किसी दिन चर्चा करेंगे, है ना, वो अपने में एक अलग टॉपिक है, उस पर पे भी हम बात करेंगे, है ना। यहाँ पे मुझे आपको एक चीज समझानी है। मैटर जब एक स्टेट से दूसरे में चेंज हो रहा है, जब अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, आप सबको पता है सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो हम कहते हैं ये पिघल गया, है ना। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे बर्फ जो है, बर्फ गल के अगर पानी बनती है तो हम क्या करते हैं? कहते हैं ये चीज पिघल गई है ना, ये चीज क्या हो गई है? पिघल गई है, ये मेल्ट हो गया है। और उसी पानी को जब आप रख दो, थोड़ी देर जमीन पे पानी गिरा दो, तो वो पानी क्या होता है? वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसको हमने क्या कहा? इवेपोरेशन, है ना, जिसको हमने कहा इवेपोरेशन। तो सॉलिड से लिक्विड में आया, लिक्विड से गैस में आया। सॉलिड से लिक्विड आना मतलब मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में आना मतलब इवेपोरेशन यानी वाष्पन। ठीक है, उल्टा कर दो, लिक्विड से सॉलिड में आया तो क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे, या कहेंगे फ्रीज कर दिया, है ना, या क्या कहेंगे कि फ्रीज कर दिया। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में गए तो क्या कहेंगे? फ्रीज कर दिया। ओके, 12 बजे क्लास शुरू हुई है अनुज। ठीक, इसी को अगर शॉर्ट में लिख के हम बताएं, शॉर्ट में आपको अगर लिख कर बताएं, अभी बस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से लिक्विड क्या कहते हैं? मेल्ट होना, पिघल जाना। लिक्विड से गैस क्या कहते हैं? इवेपोरेट हो जाना, वाष्पन हो जाना, इवेपोरेशन या वाष्पन। ठीक है, गैस से लिक्विड क्या कहते हैं? कंडेंसेशन हो जाना, कंडेंसेशन हो जाना या संघनन हो जाना, संघनन, है ना, इवेपोरेशन यानी वाष्पन। और लिक्विड से सॉलिड वापस आ जाना क्या कहते हैं? फ्रीज हो जाना, फ्रीज, है ना। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है शशिकांत, ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही होगी, इसलिए आप लोगों को चेहरा मेरा थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा। पूरे बोर्ड की ही सबकी ब्राइटनेस कम लग रही है ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे सारे लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे सब। नहीं अनुज, पूरी साइंस, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, है ना, उस हिसाब से आप देख लेना। पर 12 बजे आपकी क्लास होगी, रोज केमिस्ट्री नहीं होगी अनुज, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, इस तरह से, है ना। टॉपिक आपको थंबनेल में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। मेरे फेसबुक टेलीग्राम पे जुड़े रहते हो, वहां पे भी मैं अपडेट कर देती हूँ कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, है ना। 12 बजे दोपहर में ही क्लास होगी आपकी, लेकिन किस इस पे क्लास होगी ये मैं आपको बता दूंगी, किस टॉपिक पे क्लास होगी, साइंस की ही क्लास होगी। ठीक है, चले आगे। अब कभी कभी सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है। कपूर देखा होगा आपने, कपूर को पूजा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, आरती वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जब आप कपूर जलाते हैं, कपूर तो पहले तो सॉलिड होता है ना, जब आप उसको जलाते हो तो वो सीधे क्या बनता है? लिक्विड तो नहीं बनता, सीधे वेपर बन जाता है, सीधा गैस बन जाता है ना। कपूर सबने देखा होगा ये। तो वहां पर लिक्विड नहीं बन रहा, सॉलिड से सीधा गैस बन रहा है, और इसको कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली क्या बन जाना? गैस बन जाना, ये क्या कहलाता है? सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है। सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं उद्धर्वपातन, है ना। हिंदी भाई बहुत मुश्किल है, जो हिंदी जानते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। उद्धर्वपातन, है ना। तो सॉलिड से गैस बन जाना क्या कहलाता है? उद्धर्वपातन। ठीक है, और उल्टा अगर देखो, गैस से सॉलिड बनना वो क्या कहलाता है? डिपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डिपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अब इसी सब्लिमेशन के छोटे से कॉन्सेप्ट पे कितने सवाल अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है, और उल्टा कहलाता है डिपोजिशन, है ना। ओके, क्लियर है। तो सॉलिड से गैस बनना क्या कहलाएगा? अरे एक सेकेंड, ये क्या हो गया? एरो थोड़ा सा गलत बन गया। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, ओके, यस। क्वेश्चंस के लिए रेडी है सारे लोग?
सब लोग क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? कॉपी और पेन निकालिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग पीसीएस के अलग अलग चीजों के कुछ बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेडी हैं सारे लोग? एवरीबडी इज रेडी? जल्दी से कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से, चलेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स 1992, बीपीएससी प्रीलिम्स 1992 इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? चलेंगे, बीपीएससी प्रीलिम्स 1992 का सवाल आपसे पूछा गया है। यस, सब लोग रेडी हैं? प्लीज कॉपी और पेन रेडी रखेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? चांदी का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध का दही बनना, या क्या होना, चीनी का पानी में घुलना? चलिए आंसर दीजिए फटाफट। बीपीएससी प्रीलिम्स, देखा ना, बेसिक से बीपीएससी भी सवाल पूछती है। स्टार म्यूजिक, मैंने आपको क्या बोला था? बर्निंग ऑफ कैंडल। अरे बर्निंग हमेशा केमिकल चेंज है, अभी तो स्टार्टिंग में बताया। बर्निंग हमेशा केमिकल चेंज होगा। बर्निंग, सब लोग लाइन से बर्निंग लिख रहे हैं। फिजिकल चेंज का पूछा गया है, फिजिकल चेंज पूछा गया है। बर्निंग जो होगा ना, बर्निंग, किसी भी चीज की बर्निंग हमेशा क्या है, एक केमिकल चेंज है। ठीक है, सो बर्निंग इज ऑलवेज केमिकल चेंज। शुगर का पानी में घुलना और बर्निंग से कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो बन रहा है, बर्न आप कर रहे हो तो। ठीक है, सो आंसर इज डी, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। किसी भी चीज की बर्निंग, याद रखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, किसी भी चीज की बर्निंग जो है ना, बर्निंग इज ऑलवेज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा बर्निंग, ऑलवेज। ठीक, चांदी के बर्तन काले क्यों पड़ते हैं? चांदी के बर्तन में क्या होता है? चांदी मतलब सिल्वर, आपके एनवायरमेंट में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से ये रिएक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से ये रिएक्ट करता है और क्या बनता है? सिल्वर सल्फाइड और H2 गैस, H2 गैस बन। ठीक है, नया सब्सटेंस बन रहा है ये। ओके, तो चांदी का काला होना क्या है? ये केमिकल चेंज है। ओके, केमिकल चेंज है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? ये बीपीएससी का सवाल है आपका। डन, आगे चले हम लोग, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे चले। ये आइए, चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, यूपीपीसीएस 1992 प्रीलिम्स। चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। ठीक है, वाटर का वाटर वेपर में बदलना क्या कहलाता है? जल का जल वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कौन सा चेंज है? नेचुरल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज? चलिए बताइए। दयानंद, देखिए, बर्निंग जब भी होती है ना, वो मोस्टली एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा की में दे देते हैं, बट एक्चुअली में जब भी बर्निंग होती है ना दयानंद, तो वो एक एग्जाम्पल होता है हमेशा केमिकल चेंज। ठीक है, चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, यस इट इज फिजिकल चेंज, बिल्कुल फिजिकल चेंज है, न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। चेंज ऑफ वाटर टू वाटर वेपर क्या है? फिजिकल चेंज है। वाटर को भी आप H2O लिखते हो, वाटर वेपर को भी H2O लिखते हो, उसका कोई अलग केमिकल फॉर्मूला नहीं होता है। तो वाटर का वाटर वेपर में बदलना फिजिकल चेंज होता है, ना कि केमिकल चेंज। ठीक है, वाटर का वाटर वेपर में बदलना फिजिकल चेंज माना जाता है, ना कि केमिकल चेंज। ठीक, क्योंकि वहां आपके एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स, जो आपका जब वो ऊपर जाता है तो वहां पे क्लाउड्स हैं, बादल हैं, और बादलों में क्या होता है? बादलों में फिर से वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग स्टेट पीसीएस में, अलग अलग स्टेट पीसीएस में, मैंने बीपीएससी कराया, यूपीपीसीएस कराया, अब आरएएस यानी राजस्थान का देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है? इसमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है ना? इसमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है?
हम्म। चलिए। हम्म। हेमू हिंदी, अच्छा हिंदी का मिस्टेक था क्या? ठीक है, उसको भौतिक कर देना बेटा, भौतिक कर देना हेमू। चलेंगे, बताएंगे इसका आंसर। हम्म। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन रहा है, बिल्कुल सही। सब्जी पकाते हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बन रहा है, वापस से आप सब्जी उससे नहीं ले सकते, है ना। अब आप लोग सही ट्रैक पे। वरना फिजिकल एंड केमिकल चेंज सुनने में लगता है ये तो इजी टॉपिक है, ये कौन पढ़ता है। बट देखो कैसे सवाल आते हैं और आप कैसे कंफ्यूज करते हैं, है ना। इस तरह से इसके सवाल आते हैं, और कितने अलग अलग पीसीएस में अलग अलग तरीके से कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक, आइए। हम्म। फिर से किसका सवाल है ये? यूपीएससी प्रीलिम्स। आ जाइए अब, यूपीएससी स्टेट पीसीएस टू स्टेट पीसीएस, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स भी आपको ऐसे सवाल पूछता है। बताइए इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तीन आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, और ये तीनों ऑप्शंस मैंने आपको कराए हैं अभी के क्लास में। तीनों ऑप्शंस मैंने अभी के क्लास में आपको कराए हैं। क्रिस्टलीकरण, बर्फ का पिघलना, दूध का खट्टा होना। अभी के क्लास में मैंने तीनों ऑप्शन आपको कराया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का सवाल है आपके सामने। चलेंगे, जवाब देंगे सारे लोग, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या जवाब होगा यहाँ पे? केमिकल चेंज का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? कौन बताएगा, कौन बताएगा? हम्म। बहुत बढ़िया मानसी सिंह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, गुड। देखिए, क्रिस्टलीकरण बता दिया क्या है, फिजिकल चेंज, यानी ये तो नहीं होगा। बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंज, जमा सकते हो। दूध का खट्टा होना ये केमिकल चेंज है। थ्री ओनली, थ्री ओनली, दूध का खट्टा होना, है ना, दूध का खट्टा होना। ठीक है, क्रिस्टलीकरण फिजिकल चेंज, बर्फ का पिघलना फिजिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या है? दूध का खट्टा होना। ठीक, गुड। देख रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2014। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है। ये डायरेक्टली मैंने आपको क्लास में नहीं कराया, थोड़ा सा आप अपनी बेसिक केमिस्ट्री से इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप अपनी बेसिक केमिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करके देखिए, नहीं होता है तो मैं समझाती हूँ। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। पूछा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, तापमान बढ़ाते हैं, तो वो तेज हो जाती है। ये कथन है, और उसका कारण क्या दिया है कि मॉलिक्यूलर मोशन जो है, आणविक गति जो है, वो बहुत तेजी होने लगती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। ठीक है, क्या ये दोनों बातें सही हैं या नहीं है, या कौन सी सही है? इसका जवाब दीजिए। चलिए, इसका जवाब देंगे सारे लोग। हम्म। आप देख पा रहे कि कैसे हम चैप्टर के साथ बिल्कुल चुनिंदा सवाल लेकर आ रहे हैं ना। इसीलिए सेशन से आप रोज जुड़िए, क्योंकि आपको थ्योरी के साथ इस तरह से क्वेश्चंस भी मैं करा रही हूँ, जो आपके हर पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, है ना, हर तरह के एग्जाम को कवर करके चल रहे हैं। यस, क्या आंसर होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया जवाब दिया है अजीत कुमार सिंह ने। हेमू, निवास, गौतम, पंचू, सबका सही जवाब। संध्या, स्टार म्यूजिक जंक्शन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया जवाब, है ना। क्योंकि जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो चीज जो उनको पकड़ी रहती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको पकड़ा रहता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो सारे क्या होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मोशन, जो आणविक गति होती है, वो बढ़ने लगती है। तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं, बिल्कुल दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सटीक हैं। ठीक, ओके। चलिए, फिर से नया सा सवाल है, अभी मैंने नहीं कवर किया, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। आपके फिर से बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है पास्चराइजेशन के बारे, है ना, पास्चराइजेशन के बारे बीपीएससी का सवाल है। चलिए। हम्म। ओके, बताएंगे, आंसर बताएंगे क्या होगा। पास्चराइजेशन जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? हम्म।
यस, पैस्चराइजेशन के बारे बताएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, पैस्चराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, आप सब पैस्चराइज्ड मिल्क पीते हैं ना, जो पैकेट में हमारे पास दूध आता है वो पैस्चराइज होता है। तो पैस्चराइजेशन का मतलब क्या है? पैस्चराइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें दूध में पाए जाने जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, है ना, जितने भी तरह के कीटाणु जीवाणु हैं, सबका खात्मा किया जाता है। ठीक है, सबका खात्मा किया जाता है। तो पैस्चराइजेशन वो प्रक्रिया है जिससे जितने भी दूध में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, सबको मार दिया जाता है, ताकि आपके पास बिल्कुल शुद्ध दूध पहुंच सके। पैस्चराइजेशन में दूध को आप हीट करते हैं, है ना, दो तरीके होते हैं पैस्चराइजेशन में, कभी 63 डिग्री तक हीट करते हैं, कभी 72 डिग्री तक हीट करते हैं। ठीक है, पहले हीट करते हैं और फिर कम टाइम में उसको अचानक से आप ठंडा कर देते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर का आप बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। लंबे समय तक हीट करते हैं और फिर अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं। ठीक है, सो ये प्रक्रिया है पैस्चराइजेशन की। पैस्चराइजेशन जो है वो किसने दिया था? पैस्चराइजेशन प्रक्रिया देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लुई पैस्चर। लुई पैस्चर, और इन्हीं के नाम पे इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है। लुई पैस्चर के नाम पे ही पैस्चराइजेशन का नाम रखा गया, लुई पैस्चर। ठीक है, पैस्चराइजेशन हम क्यों करते हैं? अगले सवाल पे देखिए, पैस्चराइजेशन किससे संबंधित है? एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 पैस्चराइजेशन किससे संबंधित है? लुई पैस्चर नाम के वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम पर नाम पड़ा पैस्चराइजेशन। ठीक है, उन्हीं के नाम पे पढ़ा। ठीक। चलिए 7वें पे बात करिए, पैस्चराइजेशन किससे संबंधित है? बताएंगे। यस, वेरी गुड, स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इस वर्ड को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिए, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज से सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे जीवाणुओं का खात्मा करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो उत्पाद हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कुछ आगे रिप्रोड्यूस, आगे प्रजनन करने की कोशिश करता है, तो उसको भी आप मार देते हैं, है ना। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब यही है कि आपने सारे जीवाणु, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया, और उनके जो भी उत्पाद है, उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, उसका भी खात्मा किया। दिस इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन, है ना। जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपका अगर ऑपरेशन होता है, या अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके जो मुंह में वो मिरर इस्तेमाल करते हैं, जो औजार इस्तेमाल करते हैं, है ना, सब कुछ स्टेरिलाइज किए जाते हैं, है ना। वहां पर भी एक मशीन होती है जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं, और उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स स्टेरिलाइज किए जाते हैं। आप जब भी जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, आपका ऑपरेशन होता है, तो जो भी इस्तेमाल करते हैं ना चीजें, उन सब का स्टेरिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया आपको समझना जरूरी है, ये वर्ड जानना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि जब भी, इसीलिए कहते हैं साफ सुथरे, आप डॉक्टर के पास भी जाएं, हॉस्पिटल में भी जाएं, तो वैसी जगह पे जाएं जहां आपको पता है कि अच्छे आप पे स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है फैक्ट्री में होता है, मशीन भी आती है, ऑटोक्लेव मशीन कहते हैं। ठीक है, उस मशीन को कहते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव नाम की मशीन होती है जिसके अंदर स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। ये रखते हैं लोग, तरह तरह के ऑटोक्लेव की मशीन आती है। ठीक है, ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वें क्वेश्चन पे। बीपीएससी प्रीलिम्स 2000, बीपीएससी प्रीलिम्स 2000, यस, बीपीएससी प्रीलिम्स 2000, जल्दी से आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा यहाँ पे? फटाफट से आंसर करेंगे सारे लोग, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। कपूर के बारे पूछा है। यस, सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, सब्लिमेशन। अब आप देखिए, एक ही सवाल को कैसे अलग अलग पीसीएस ने अलग अलग तरीके से पूछा है। कॉन्सेप्ट यही है। 9वें क्वेश्चन पे चलिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019, बिल्कुल रीसेंट है ना, पिछले से पिछले साल का पेपर है। देखिए,
एक ही सवाल को कितने अलग अलग तरीके से अलग अलग आयोग पूछते हैं, यूपी का अलग, बिहार का अलग, है ना। देखिए, तभी मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं तो जरूर यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस लगाइए, यूपी की कर रहे हैं तो बीपीएससी के लगाइए, आसपास के जितने आपके स्टेट पीसीएस के सवाल हैं, जितने हैं सबको कर डालने की कोशिश करिए, है ना, जितने हैं सबको कर डालने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसा करने से आपको आपका दिमाग खुलेगा कि कैसे एक ही कॉन्सेप्ट को लेके अलग अलग जो आयोग होते हैं वो अलग अलग तरह से सवाल पुट अप करते हैं। ठीक है, इसका भी वही आंसर है, सब्लिमेशन। 10वें पे चलिए, ये देखिए, फिर आ गया आपका बीपीएससी, है ना, बीपीएससी 2017, बीपीएससी 2017, फिर क्या होगा, फिर भी यही जवाब है आपका, सब्लिमेशन, है ना, फिर भी यही जवाब है, सब्लिमेशन। ये भी बिल्कुल सेम, है ना, सेम कॉन्सेप्ट, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है। चलिए, फिर से आपका बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का सवाल आ गया आपके सामने, बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 का सवाल आ गया आपके सामने। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, है ना, पे किस चीज की कोटिंग होती है, किस चीज की कोटिंग होती है, चलेंगे बताएंगे, आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे। आज की क्लास में कराया है, ठीक है, बेसिक बहुत जरूरी है, सही रहना, ये सारी बातें 7th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखी है ना, और सवाल किस में आया हुआ है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। ठीक है, आपने स्कूल में सब पढ़ चुके हो, दिक्कत यही है कि बेस सही नहीं था, ठीक से तरह से पढ़ा नहीं था, है ना। सवाल आप खुद खोल के देखिए, 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, आपको ये जवाब वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, कुछ भी ऐसा बहुत अजीबो गरीब या कहीं बहुत बाहर से नहीं पूछ लिया जाता। अब देखो, बुध लिखा है, ये होगा पारा, लेड को प्रमुख लिख दिया, मतलब देखो ये हाल। चलिए, जिस दिन अगर मैं पीपीटी ना सेट करूं और क्वेश्चंस दे दूं तो ये होता है, चलो कोई बात नहीं, माफी चाहूंगी इस गलती के लिए। ठीक है, आगे चले, 12th पे चले, 12th पे चले, चलिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 1994, फिर से वही सवाल, फिर से वही सवाल, ठीक है, फिर से आपका वही वाला सवाल, यूपीएससी प्रीलिम्स 1994 का। ठीक, क्या जवाब होगा आपका, फिर से आपका जवाब क्या होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब जिंक, जिंक की कोटिंग, है ना, जिंक की कोटिंग। टाइपिस्ट ने किया है बेटा, टाइपिस्ट ने, मानसी। चलिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन किससे कोटेड है, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम 2011, क्या जवाब होगा, फिर से क्या जवाब होगा आपका, फिर से क्या जवाब होगा, जवाब वही होगा, फिर से जिंक, फिर से वही जवाब होगा, जिंक, है ना। देखिए, सेम कॉन्सेप्ट बट अलग अलग सालों में अलग अलग द्वारा पूछा गया, तो कुछ चीजें हैं जो आप नहीं छोड़कर जा सकते। चलिए, ये जो मैंने आपको बताया यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2016 का, कोरोजन ऑफ आयरन, है ना, जो रस्ट लगना, जो जंग लगना कहते हैं उसको कोरोजन कहते हैं, और उसमें उसमें जो है क्या जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, चलेंगे बताइएगा। बताएंगे क्या जरूरी है उसमें। ये भी मैंने आज आपको बता दिया है, ये भी आज की क्लास में आपको पढ़ाया है, और ये भी उसी किताब में लिखा है। क्या आंसर होगा, यस, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर वही होगा। अलग अलग ऑप्शंस देखोगे तो उस समय आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो नमी और ऑक्सीजन ये दोनों चीजें चाहिए। और अब आज के लास्ट सवाल पर आते हैं, यूपीएससी मेंस, यूपी पीसीएस मेंस 2008, एमपी पीसीएस प्रीलिम्स 1991, कि जब रस्टिंग होती है, जंग लगने की स्थिति में, लोहे का जो वजन है उसका क्या होता है, लोहे के वजन का क्या होता है, चलिए बताइए। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा, 15th का क्या आंसर होगा, ये भी मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। यस, इंक्रीजेज, है ना, क्योंकि आयरन ऑक्साइड नाम का एक कंपाउंड बन गया है, इसीलिए
यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया बन गया है ना, नया सब्सटेंस बन गया है। ठीक, ओके। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमारा खत्म होता है यहाँ पे अलोंग विथ क्वेश्चंस, सवालों के साथ साथ, है ना, बुक्स के साथ, सवाल के साथ जो है ये पूरा कंप्लीट होता है। आप मेरे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ सकते हैं जीएस आकृति के नाम से। मैं आप लोगों को अपने अपकमिंग बैचेस के बारे बता दूं, यहाँ पे पोस्टर उसकी आज लग नहीं पाई, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने अपकमिंग बैचेस के बारे बता दूं। आपको अगर मेरे से पेड कोर्स में पढ़ना है तो आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना होगा, RKC EDU हब। प्ले स्टोर पे जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा मेरा कोर्स परचेज करने का। दिक्कत फिर भी आ रही है, डायरेक्ट आपको लिंक चाहिए तो ये नंबर है 7351572127। इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप कर दीजिए कि आप कोर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, यस, डेली होगा 12 बजे, डेली होगा 12 बजे यूट्यूब पे। क्लास क्या 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 है, 5th जैन को आ रहा है, मैं बता दूं बैचेस के बारे, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स आ रहा है, ये माया मैम पढ़ाएंगी आपको। ठीक है, माया मैम पढ़ाएंगी आपको। ठीक है, इसके बाद 10 जनवरी से मेरा साइंस स्पेशल आ रहा है, 10 जनवरी से मेरा आ रहा है आपका साइंस स्पेशल। साइंस स्पेशल मतलब सिर्फ बायो नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, एक ही में कंप्लीट किया है कनिका, आज ही कंप्लीट किया है बेटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी, ये मैं पढ़ाऊंगी, है ना। टाइम दोनों की क्या रहेगी, दोनों की टाइम क्या रहेगी, मंडे टू फ्राइडे टाइम रहेगी, और आपके वीकली इसमें टेस्ट होंगे, सैटरडे या संडे हफ्ते में किसी एक दिन वीकली आपका टेस्ट लिया जाएगा। ओके, लीडर बोर्ड पे आपका स्कोर भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, टाइम क्या होगा, मेरी क्लास चलेगी सुबह 10 से 11:30, 10 AM to 11:30 AM, 10 से 11:30 मेरी क्लास चलेगी। और यहाँ पर क्लास कितने बजे चलेगी, यहाँ पे क्लास चलेगी 5 PM to 6 PM, 5 PM to 6 PM। ठीक, फीस की बात करूं, फीस की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस कितनी है, 399 इसकी फी है। मैं अपनी फी की बात करूं तो मेरी फी कितनी है, 699 है ना, 699 है ना। अगर आप कॉम्बो कोर्स लेते हो, यानी ये दोनों मिला के स्टैटिक जीके, करंट अफेयर प्लस साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 1098 पड़ता है। पर अगर आप कॉम्बो लेंगे तो कॉम्बो में ये आपको 799 का पड़ेगा, और 799 में आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी सब पढ़ाई जाएगी। ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको, है ना, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो कॉम्बो कोर्स लोगे तो इसमें आपको जो जीएस का अधिकतर पार्ट है ना, वो पूरा आपका कवर हो गया, साइंस कवर हो गया, स्टैटिक जीके कवर हो गया, करंट अफेयर्स कवर हो गया। कितने में, 799 में। ओके, दोनों बैच में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है, ऐसा नहीं कि कॉम्बो बैच में कुछ अलग पढ़ाया जाएगा, फर्क सिर्फ फीस का है कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, चूंकि ऐप पे हमारा पहला बैच आ रहा है, ये मेरे अपने ऐप RKC EDU हब पे ये पहला बैच आ रहा है, तो इसलिए कॉम्बो पर ये आपको डिस्काउंट है, 1098 पड़ता, बट कॉम्बो में आपको ये 799 में ये सारी चीजें हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके, सारी चीजें। इंटरेस्टेड आप हैं तो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं दिक्कत आ रही है सीधे आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, आपको लिंक दे दी जाएगी एडमिशन के लिए। ओके, तो 5 जनवरी और 10 जनवरी ये डेट्स हैं। ठीक है, ये बैच के बारे अपडेट हो गया। थैंक यू मानसी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जूही, थैंक यू। ठीक है, ओके, तो आई होप मैंने आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। और ये बुक है, बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल मिलेंगे 12 बजे, टॉपिक सोच के बताती हूँ, पर साइंस ही पढ़ेंगे। ओके, साइंस ही पढ़ेंगे, कितने बजे, 12 बजे दोपहर। ठीक है, तो कल 12 बजे मिलते हैं, आज कैमरा मैं ठीक करवा लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।